Hi guys, welcome to the Poonam Pharma channel. Myself Poonam Agrawal. Today discussions the RTI Act Part 2 chapters. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि आरटीआई का मतलब क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि आरटीआई एक्ट है क्या, इसके ये कब पास हुआ था, किसके थ्रू बनाया गया था, किस वजह से, क्या ऑब्जेक्टिव इसको बनाने के पीछे, और ये एक्ट को लेके हमारे मन में क्या नीड है, ये एक्ट का क्या ज़रूरत है, उसके लिए भी हम लोग डिस्कस किए थे। और हम लोग देखे थे कि हमारे जो आरटीआई एक्ट है उसका साइलेंट फीचर क्या है और उसके वो क्या इंफॉर्मेशंस है, वो इंफॉर्मेशंस का मतलब क्या है, हम लोग इंफॉर्मेशंस कहाँ से गेन करते हैं, इस सभी टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो लेक्चर आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आपको डिस्क्रिप्शंस पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट हमारे क्या चीज़ के लिए हेल्प होती है, तो आरटीआई एक्ट टू प्रोमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी। जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके वर्किंग को, उनके काम को ट्रांसपेरेंसी करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए आरटीआई एक्ट का बहुत बड़ा रोल है। और क्या है कि आरटीआई एक्ट टू कंटेन करप्शंस एंड टू होल्ड गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी टू द गवर्न। मतलब कि हमारे जो इंडिया में या कंट्री में या स्टेट में हमारे जो भी करप्शंस होता है कि हम लोग कोई भी एक टैक्स दे रहे हैं तो वो टैक्स यूज कहाँ पे हो रहा है, उसके बारे में जानना हमारा राइट्स है। तो हम गवर्नमेंट से ये चीज़ भी हम पूछ सकते हैं, तो गवर्नमेंट हमारे टैक्स को कहाँ पे यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है, कि यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है, इन सभी चीज़ के बारे में भी हमारा इंफॉर्मेशन जानना राइट्स है। तो आरटीआई एक्ट इसको भी बहुत अच्छे से गवर्न करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ऑब्लिगेशंस ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज़ का क्या काम है, तो एवरी पब्लिक अथॉरिटी सेल मेंटेन ऑल इट्स रिकॉर्ड ड्यूली कैटलॉग्स एंड इंडेक्स इन मैनर and the form which facilitated the right to information under this act। तो यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटीज़ क्या करते हैं, पहले जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं कैटलॉग के हिसाब से ड्यूली मेंटेन करते हैं, उसके इंडेक्स को बनाते हैं और उसके फॉर्म को इंफॉर्म के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से अंडर द एक्ट उसे फैसिलिटेट करते हैं। और उनका काम क्या है, एंश्योर दैट ऑल रिकॉर्ड्स दैट्स आर एप्रोप्रिएटेड टू द कंप्यूटराइज्ड आर, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसे कंप्यूटर में या हमारे जितने भी अदर रिसोर्स है, अवेलेबिलिटी रिसोर्स, उसमें इसको मेंटेन करके एंश्योर करके रखते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क ऑल ओवर द कंट्री ऑन डिफरेंट सिस्टम सो दैट एक्सेस टू सच रिकॉर्ड इज फैसिलिटेड। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो वर्क है, कंट्री का जो काम है, उसके हिसाब से उनके नेटवर्क को कनेक्टेड करना और रिकॉर्ड को फैसिलिटेट करना भी इनका मेन वर्क है। जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज हैं, एवरी पब्लिक अथॉरिटी सेल विद इन 100 डे of the enactment of this act designated of many offer as the central public information officer और state public information officers। तो जब जितने भी हमारे पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं वो क्या करते हैं, हमारे सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर उनके जितने भी एक्ट के थ्रू ऑफ इंफॉर्मेशंस है उन्हें डेसिग्नेशंस करते हैं। उसके बाद मेंटेनेंस द इंफॉर्मेशंस और रिकॉर्ड्स ऑफ लास्ट एंड फॉर नेक्स्ट 20 years इन सच मैनर सो द फैसिलिटेड टू एनफोर्समेंट ऑफ दिस
ऑफ द RTI एक्ट। उसके बाद मेंटेनेंस करते हैं सारे इंफॉर्मेशंस को, रिकॉर्ड्स को, लास्ट 20 साल के, 20 ईयर्स के, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक के मेंटेनेंस करके रखते हैं। उसी के लिए ही RTI एक्ट एनफोर्समेंटली फैसिलिटेटेड होता है। नेक्स्ट है कि हमारी जो प्रोसेस है उसकी क्या रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। तो हम RTI एक्ट को अप्लाई करने के लिए पहले हमें इन रिटन और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन इंग्लिश और हिंदी और इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द एरिया टू द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर स्पेसिफाइंग द पार्टिकुलर ऑफ द इंफॉर्मेशन शॉर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक थ्रू में हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में या ऑफिशियल वो एरिया के ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को पहले अप्लाई करेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन सॉर्ट आउट करिए बोल के। उसके बाद रीजन्स इन सेकिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एन पे फी इज में बी प्रिस्क्राइब। जितने हमारे पे दिए गए हैं प्रिस्क्राइब मैनर में जो फॉर्म में अवेलेबल है उसके बेसिस में हम उन्हें फी पे करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पे फी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो इंफॉर्मेशंस है उसे रिफ्यूज करेंगे। मतलब कि हमारी ऐसी कुछ इंफॉर्मेशंस होती है जो कि गवर्नमेंट या RTI हमें दे नहीं सकता, पब्लिक को बता नहीं सकता है, तो उस इंफॉर्मेशंस को रिफ्यूज करते हैं। तो कौन कौन से ऐसी इंफॉर्मेशंस है जिसे RTI पब्लिक को नहीं बता सकता है। सिवियरिटी एंड इंटीग्रेटिंग ऑफ द इंडिया, जो हमारे इंडिया में राफेल से न्यू सीक्रेट मिशन से उनके बारे में इंडिया RTI पब्लिक को नहीं बता सकता है। प्रिवेंटेड बाय द कोर्ट्स ब्रीच ऑफ द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट, ट्रेड सीक्रेट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, fiduciary relationship, information received from foreign government, life and physical safety of any persons, issue under investigations, cabinet paper, invasion of the privacy। इन सभी के बारे में RTI पब्लिक को इंफॉर्मेशंस नहीं दे सकता है। टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशंस गेटिंग करने का पब्लिक के पास क्या टाइम लिमिट रहता है। तो विथ इन द 13 days इफ एप्लीकेशंस इज फील्ड विद द PIO, 35 days in case it is filled with the assistant PIO, 48 hours in case of matter to which information patients affected the life and लिबरेटरी ऑफ एन इंडिविजुअली। तो हमें पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से अगर हम लोग उन्हें अपना एप्लीकेशंस फील्ड किए हैं तो विथ इन द 30 days के अंदर हमें इंफॉर्मेशन गेटिंग का होना चाहिए। और अगर हम लोग असिस्टेंट PIO को हमारा एप्लीकेशंस दिए हैं तो हमें विथ इन द 35 days के अंदर इंफॉर्मेशंस मिलेगा। और अगर हमें ऐसा कोई बहुत ज़रूरी चीज़ है जिन्हें हमें बहुत जल्दी में जानना है तो इंडिविजुअली हम उसे पा सकते हैं विथ इन द 48 hours के बीच में। ठीक है, तो इन सभी चीज़ के बारे में हमें पता चल गया है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का काम क्या है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेल कॉन्स्टिट्यूएंट ए बॉडी to be known as a Central Information Commission to exercise the power conferred on and to perform the functions of assigned to it under this Act. The Central Information Commission shall consist of a Chief Information Commissioners and such number of the Central Information Commissioner not exist as may be deemed नेसेसरी। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक बॉडी जिसका नाम है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। इसके अंदर कुछ एक्साइज पावर होते हैं और कुछ फंक्शनल असाइन करने के लिए पर्सन्स होते हैं अंडर दिस एक्ट। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में कंसिस्ट होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड such number of the not existing 10
जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं वो कुछ नंबर के होते हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा नहीं होते हैं। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूएंट करते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को। इसमें भी हमारे एक्सरसाइज पावर कंफर्म्ड होते हैं, परफॉर्म देयर फंक्शनिंग स्टार्टेड। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और ये जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं ये भी एग्जिस्ट होते हैं नॉट मोर देन 10। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी में क्या होते हैं कि हमारा जो आरटीआई एक्ट है ये मेनली किस लिए एप्लीकेबल होता है, तो लॉ टॉक ऑफ एसेस टू इंफॉर्मेशंस अंडर द कंट्रोलिंग ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, that means that citizens in India can approaches any public authorities of a body of government or a instrumentality of the state for the same. There is a 30 days limit for a reply. In fact, the might was widens even further and made applicable for bodies owned, controlling और सब्सटेंटिबिलिटी फाइनेंस्ड द गवर्नमेंट। मतलब कि हमारी जो आरटीआई एक्ट है ये हमें इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं थ्रू द पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटीज़ के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। सिटीजन्स का जो भी इंफॉर्मेशन पाना है, सिटीजन्स का हेल्प करते हैं, उन्हें उनके राइट्स के खिलाफ लड़ने की वजह देते हैं। तो यहाँ पे मेनली स्टेट और सेंट्रली जो पब्लिक अथॉरिटीज बनाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, इसे ये बहुत अच्छे से हमें कंट्रोल करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं और हमारी चीज़ों को सीक्रेटली भी रखते हैं। हमें इंफॉर्मेशंस पाने के लिए हमें टाइम लिमिट 30 डेज होना चाहिए। 30 डेज के बीच में हमें हमारी इंफॉर्मेशंस हमें मिलेगी बाय द गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज। Any persons who does not receive decisions within the time specified or it agreed by the decisions of the central public information officers or state public information officer within the 30 days from the expire such period, their receipt has been receipt of a such decision. Prefer the appeal of such officers who is sincere to in rank to the central public information officers or state public information officers as the case may be in each public authority। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक पर्सन्स जब असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पहले एप्लीकेशन सबमिट करेगा, अगर वहाँ से हमें इंफॉर्मेशंस नहीं मिल रहा है तो अगेन वो एप्लीकेशंस पास होते हैं पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के पास। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से यदि हमें विद इन द 30 डेज के अंदर इंफॉर्मेशंस नहीं मिलता है तो रिसिप्ट वो एप्लीकेशंस पास हो जाते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के पास। इंफॉर्मेशन कमिश्नर से विद इन द 48 days they will given the information and persons will be satisfied। नेक्स्ट है हमारा आरटीआई एप्लीकेशंस को अपील करने का क्या क्या स्टेप हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि एवरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैज बीन अपॉइंटेड द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स एंड ए हायर ऑफिसर्स कॉलेज द फर्स्ट एपलेटेड अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट क्या करता है, फर्स्ट एपलेटेड अथॉरिटी अपॉइंट करता है, जिसके वजह से आरटीआई शुड बी एड्रेस्ड द पीआईओ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स दैट कंसर्न्ड डिपार्टमेंट टू व्हिच इंफॉर्मेशन रिलेटेड the PIA is often to provide their RTI applications। The PIA is supposed to provide the information within 30 days the receipt of the RTI applications।
तो यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट एक फर्स्ट एप्लेटेड अथॉरिटी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स अपॉइंट किया है, जिसके थ्रू हम हमारे आरटीआई को यदि कोई भी एप्लीकेशंस एड्रेस करना है तो हम पीओआई के थ्रू एड्रेस करेंगे, पीओआई के नाम से एड्रेस करेंगे। वो क्या करेगा, हमें इंफॉर्मेशन 30 डेज के अंदर देगा और आरटीआई को रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा एप्लीकेशंस का। अगर हमें 30 डेज के अंदर नहीं मिल रहा है तो भी हम आरटीआई को रिसिप्ट कर सकते हैं कि हमारे पास नहीं आए हैं। सेकेंड स्टेप में गवर्नमेंट सेकेंड एप्लेटेड अथॉरिटीज अपॉइंट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट के बाद यदि हमें कोई चीज़ का इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो हम उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो व्हेन द एप्लीकेटर इज नॉट सेटिस्फाइड with the informations provided, or when information has been added in part or whole, then the first appeal need to be filed. It is to be addressed the first appealed authority that concerns the department which the informations related. The first appealed should be filed within the 30 days from the date and when information has been received and should have been received. The first appealed authorities may call the applicant appealed and the POI for a hearing. The FAA should direct the PIO to provide the assistance appealed authority and providing the written order within the 30 days of the receipt of first appealed. तो यदि हमें हमारे फर्स्ट एप्लेटेड में हम सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किए गए हैं, तो हम अगेन एड्रेस कर सकते हैं। तो उससे हमें जो हमारी एप्लीकेशंस फेल्ड हुई है उसके बारे में डाटा गिवन होंगी विद इन द 30 डेज हैज़ बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट है कि हमारी स्टेप 3 में क्या होगा, इफ़ द एप्लीकेंट इज नॉट सेटिस्फाई विद इन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड देन द मेनी फाइल और सेकेंड एप्लेटेड विद इन द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर विद इन द 19 डेज। अगर हमें सेकेंड एप्लेटेड में भी सेकेंड एप्लीकेशंस में भी हमें सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तो हम अगेन एड्रेस करेंगे सेकेंड एप्लेटेड ऑफिसर्स यानी कि चीफ कमिश्नर्स को एड्रेस करने के बाद विथ इन द 90 डेज के अंदर हमें हमारी इंफॉर्मेशन गेन होगी, हमें हमारी एप्लीकेशंस रिसिप्ट होगी। देन सेटिस्फाइड रेस्पॉन्स इज नॉट रिसीव्ड द एप्लीकेंट इज मीन बी अप्रोचेज द हाई कोर्ट इज रिटेड राइट पेटिशंस। तो हम अगर वहाँ से भी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहे हैं तो हम हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं कि हमें हमारी इंफॉर्मेशंस नहीं दी जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द फी एंड चार्जेस ऑफ द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट में हमारी क्या क्या फ़ी और चार्जेस है। तो एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस फ़ी ओनली 10 रुपीज़ है, फ़ोटोकॉपी चार्जेस 2 रुपीज़ है, इंस्पेक्शंस चार्जेस ऑन नो फी फर्स्ट आवर इन द इंस्पेक्शंस। अगर फर्स्ट आवर में इंस्पेक्शंस हो रहे हैं तो कोई चार्जेस नहीं है, अगर सब्सिक्वेंटली हो रहे हैं तो उसके लिए पर आवर 5 रुपीज़ है। उसके बाद है कुछ एग्जेम्पशंस है, डिस्क्लोजर द इंफॉर्मेशंस, हमारी इंफॉर्मेशंस को डिस्क्लोज करके रखने का है। जो भी एग्जेम्पशंस है वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि हमारी जितने भी सीक्रेट मिशंस हैं उनके बारे में आरटीआई पब्लिक को नहीं बता सकता है। पेनल्टी क्या है, आरटीआई एक्ट में अगर हम लोग कोई भी रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमें क्या इम्प्रीजमेंट क्या पेनल्टी होनी चाहिए। तो इम्प्रीजमेंट मतलब कि हमारी सज़ा क्या है, कौन सी गुनाह के लिए क्या सज़ा है। तो द पेनल्टी रिलीव्ड अंडर द आरटीआई एक्ट at the rate of the 250 rupees a day up to the maximum rupees 525,000 is recovered from the salary of a officially। तो हमारे आरटीआई के अगर हम लोग कोई भी रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो हमें एक डे का 250 रुपीज़ तक पेनल्टी मिल सकती है और मैक्सिमम 25,000 तक का पेनल्टी मिल सकती है और उसे रिकवर करते हैं हमारी सैलरी से, ऑफिशियली सैलरी से रिकवर किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आई होप आप लोगों को कम्प्लीटली आरटीआई एक्ट के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आरटीआई एक्ट को 2 वीडियो अपलोड किया गया है। पार्ट 1 में हमारे सारे बेसिक चीज़ें के बारे में बताई गई थी। पार्ट 2 में हमारी जो पेनल्टी है कि उनके किस तरीके से हम आरटीआई में हमारी एप्लीकेशंस को अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में बताए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को सारा समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं और आप लोगों का डाउट क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।